चमोली जिले के नीति घाटी में बादल फटने की सूचना आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि तमंग नामक स्थान पर 3 बार बादल फटने की वजह से अचानक तमंग नाले का जलस्तर बढ़ गया और नीति घाटी को जोड़ने वाले वैली ब्रिज इस पूरे बहाव में बह गया। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई है। बताते हैं इस वैली ब्रिज की टूटने की वजह से 17 गाँव का संपर्क लगभग पूरे मुख्यालय से कट गया है। हालांकि जो लोग हैं वो पूरे दहशत के माहौल में हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से वहाँ पर जो है अचानक जो तमंग नाले का जलस्तर बढ़ा, उसको लेकर लगातार जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार वहाँ पर बारिश हो रही थी और जलस्तर तमंग नाले का बढ़ा हुआ था। जोशीमठ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर तमंग नामक कोई स्थान है जहाँ पर पूरी घटना हुई है। हालांकि इस पूरी घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं जो स्थानीय प्रशासन है वो जो SDRF टीम है, इनडायरेक्ट टीम है, रेस्क्यू टीमें हैं, वो वहाँ पर पहुँच रही है और अपना रेस्क्यू अभियान चलाएंगी। हालांकि जो आबादी वाला क्षेत्र है वो इस तमंग नाले से काफ़ी दूरी पे था, इसलिए कोई जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। चमोली से न्यूज़ स्टेट के लिए संदीप। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर आंदोलन पर पिछले 17 दिनों से बैठे छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। तमाम छात्र आज अपने प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम के तहत विधानसभा की तरफ कूच किए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। छात्र अपने मांगों के समर्थन में लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली। हल्का लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस भी छोड़े गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। देर शाम तमाम छात्र विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा के गेट नंबर 1 पर बैठकर उन्होंने अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन देर शाम तमाम पुलिसकर्मियों ने पूरे परिसर को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया और तमाम छात्रों को वहां से बाहर निकालकर विधानसभा को खाली करा लिया। अब तमाम छात्र अपने धरना स्थल पर वापस लौट रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और बातचीत अब किसी सरकार के नुमाइंदे से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री से होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ उत्तम रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से आज मुलाकात की और खुलकर उनके साथ बातें की, एक्सपीरियंस को शेयर किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें बाहर आई जिसमें वो खिलाड़ियों के साथ एक्शन में भी देखे। मुक्केबाज खिलाड़ी के साथ मुक्का बनाकर उन्होंने एक्शन भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेलेगा नहीं वो खिलेगा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बढ़ता हुआ खेल कल्चर देश को मेडल दिलाता है और नौजवानों को प्रेरणा देता है। आपको बता दें कि शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों के साथ मिलते हैं, उनके साथ चाय नाश्ता करते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और आज भी उन्होंने वही किया। जब देश में जैन जी की चर्चा चल रही है, सड़कों पर नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय नौजवानों को खेल कल्चर से भी सीखना चाहिए और जब खेल कल्चर बढ़ता है तो स्वस्थ भारत होता है और देश का नाम रोशन होता है। सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है। गिने चुने दिन बचे हुए हैं, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आज संसद में हुई कार्रवाई के ऊपर नजर डालें तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा को बार बार स्थगित करना पड़ा और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, लेकिन वहां बाद में निर्मला सीतारमण ने अपना भाषण दिया और बिल पास हुआ। लोकसभा में भी बिल पास हुआ, लेकिन महज 3 से 4 मिनट में। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है कि जब तक छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज और कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार का बयान नहीं होता है, तब तक वो लोग अपनी मांग से नहीं हटेंगे और संसद का कामकाज वो नहीं होने देंगे। सरकार की तरफ से बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि सदन के अंदर शांति हो जाए। आज सरकार की तरफ से विपक्ष को ऑफर दिया गया कि अमित शाह सदन के अंदर बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि सदन में शांति हो। तो विपक्ष ने अपनी दूसरी मांग रख दी कि वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बहस और सरकार का बयान चाहते हैं, जिस पर सरकार के लोगों ने हामी नहीं भरी, जिसकी वजह से आज भी सदन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, यानी हंगामे की भेंट चढ़ गई।
सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा करने वालों के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्री समरसता की मिसाल हैं। इन दिनों तमाम कांवड़ यात्री जलाभिषेक के लिए जल लेने जा रहे हैं। उनके रास्ते भले अलग अलग हो सकते हैं, उनमें विभिन्नता हो सकती है, लेकिन सबका मकसद यही है, प्रभु श्री भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस पत्र में कांवड़ यात्रियों को समरसता का प्रतीक बताया। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कांवड़ यात्रियों को रास्ते में पुष्प वर्षा की जा रही है और कांवड़ यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तमाम अफसर इस बात की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर तरफ आपको कांवड़ यात्रियों का जत्था इस वक्त सड़कों पर दिखाई पड़ेगा और सरकार उतनी ही गंभीरता के साथ उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था में दिखाई पड़ेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। शंखनाद किया हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट से। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज यहां पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के जनाधार को मजबूत करने का काम किया, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम किया। इस दौरान देखने को मिला कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित हुए कहा कि किसी के झांसे में नहीं आना है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। इनकी सबकी कथनी और करनी में अंतर है। आप सोच समझ के फैसला लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को बहन जी के कार्यों को गिनाइए और बहन जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए कि किस तरीके से बसपा में काम हुआ करता था और बीएसपी के यही काम और जिस तरीके से उस समय अधिकारी काम करते थे और जो काम करने के बाद गाने का काम नहीं करते थे, जिस तरीके से आज पार्टी जरा सा काम करती है और गाने बजाने का काम करती है, वो काम बीएसपी ने कभी नहीं किया। बीएसपी अपने जनाधार के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ती चली आई है और इसी मजबूती के साथ आगे भी चुनाव लड़ती रहेगी। अब वक्त है तस्वीर बदलने का। साथियों, ये वही समय है, 5 साल में हर बारी एक बार आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको फिर से सरकार मौका दे रही है। ये संविधान आपको मौका दे रहा है कि इस सरकार को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का इस बारी मौका मत छोड़िएगा। 2027 में चुनाव आने वाले हैं और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरना है और समस्त पार्टियों को धराशायी करना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ सादाबाद से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटरों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर संविधान के दायरे में होने चाहिए। अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस को एनकाउंटर करना चाहिए। चुनी हुई सरकार जो कर रही है, लोग देख रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान जिंदा रहे, लोगों को बराबर का हक मिले। और मैं समझता हूँ कि कानून तो ये है ना, एनकाउंटर एक होता है। एनकाउंटर का मतलब मर्डर नहीं होता है। एनकाउंटर का मतलब अगर कोई आदमी, कोई गुंडा, कोई क्रिमिनल भाग रहा है, नहीं मिल रहा है, गोली चला रहा है, तो उसको जवाबी हमला किया जाए। लेकिन यहाँ तो एनकाउंटर ऐसा हो गया है कि मर्डर, इसको एनकाउंटर कर देंगे। मतलब आपको पता है ये भागेगा, आपको पता है गोली चलाएगा, आप कैसे एनकाउंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? ये एनकाउंटर कहा जा रहा है, मतलब एनकाउंटर का डिक्शनरी में यूपी में ये लिख दिया जाए कि एनकाउंटर मीन्स मर्डर। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी लगातार उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी वो अक्सर मुखर होकर बोलते नजर आते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी अगर अपराध करेगा तो उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, चाहे वो जेल में होगा या उत्तर प्रदेश से बाहर या वो हॉस्पिटल में होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इस चौराहे पर जो किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करेगा, अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की तमाम तस्वीरें देखने को मिली कि अपराध करने वाले कुछ ही घंटे में पुलिस की गोली का शिकार हो गए, क्योंकि उन्हें पुलिस पर भी
गोली चलाने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और ऐसे अपराधी जो पुलिस को निशाना बना रहे हैं उनका एनकाउंटर भी हो रहा है और इसी पर अबू आजमी सवाल खड़े कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंदिर में होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी अब आचार्य इंद्रदेव मिश्र को सौंपी गई है। राम मंदिर की धार्मिक समिति ने उनके नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया है। आचार्य इंद्रदेव मिश्र लंबे समय से विद्यालय के प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था और संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ट्रस्ट के इस फैसले से मंदिर की पूजा पद्धति और वैदिक स्थानों को और अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मंदिर में ही कार्य कर रहे नरपत डुकिया आचार्य इंद्रदेव मिश्र के सहयोगी रूप में कार्य करेंगे। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि राम मंदिर में अब जो धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए जो नियुक्ति की गई है वो कारसेवकपुरम में वेद विद्यालय के प्राचार्य हैं और इंद्रदेव मिश्र काफी दिनों से राम मंदिर में कार्य कर रहे थे और अब उनको धार्मिक समिति ने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उनको नियुक्त कर दिया है ताकि जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, अनुष्ठान है, वो सुचारू रूप से चलती रहे। ये बिस्कुला न्यूज़ स्टेट अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी पर संत समाज बड़ी संख्या में आज दिल्ली के जंतर मंतर के पास नेपाल एम्बेसी के पास इकट्ठा हुआ है और आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो चंदा चोरी है उस पर जवाब दिया जाना चाहिए। और इसको लेकर के संत समाज जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बैनर पोस्टर के साथ में तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूर दूर से संत समाज जो है वो यहाँ पर साधु संत जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनकी मांग है कि चंदा चोरी जो कुछ भी हुआ है वो उस पर जवाब देना चाहिए और उस पर जो है ज्ञापन देने के लिए बाकायदा यहाँ पे आप देखिए बाकायदा ज्ञापन देने के लिए जो चिट्ठी है ज्ञापन है वो यहाँ पर संत समाज के जो लोग हैं वो लेकर के आए हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नहीं, प्रधानमंत्री का आदेश आएगा, हम लोग को विश्वास है क्योंकि प्रधानमंत्री को लाने वाले हम सभी संत ही हैं। 2013 के कुंभ को नहीं भूलना चाहिए। 2013 के कुंभ में संतों ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सभी सनातनियों ने आदेश मान करके प्रधानमंत्री बनाया। तो आज मोदी जी हम लोग को बुलाएंगे और हम लोग को ऐसा आशा है। क्या समय दिया है प्रधानमंत्री जी ने कार्यालय से? तो प्रशासन बताएंगे, ये प्रशासन बताएंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, आप चिंता नहीं करिए, हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार को जगाने आए हैं। प्रधानमंत्री जी सो गए हैं, हमारी देवी देवता सोते हैं, हम जगाते हैं तो प्रधानमंत्री को जगाने। हालांकि इस जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप देखिए ये प्रोटेस्ट की जगह नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए हर सनातनी पूछ रहा है दान चोरी का पैसा कहाँ गया। कहाँ से आए हैं आप? वृंदावन से आए हैं। हाँ, तो क्या मांगे आप लोगों की? ये चोरी के बारे में। चोरी के बारे में क्या चाहते हैं? तो चोरों को भगाओ। चोरों को भगाओ। तो जांच तो चल रही है, प्रधानमंत्री जांच करवा रहे हैं, तो चोरों को पकड़े भी गए हैं लोग। पकड़े हुए हैं और चोरों को भगाओ। क्यों वो कर रहे हो बदल? चोरों को भगाओ। आप कहाँ से आए? चित्रकूट से। चित्रकूट से आए हैं। तो क्या मांगे आप? जो अयोध्या में चोरी हुई है उन चोरों पर सीबीआई जांच करवा कर उनको अयोध्या से निकालना चाहिए। अच्छा, तो इस मांग को लेकर के आप प्रधानमंत्री के आवास जाएंगे? हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखिए संत समाज के तमाम लोग बैठे हुए, ये आप देखिए तस्वीरों में जो अयोध्या, चित्रकूट, इसके अलावा मथुरा, तमाम जगहों से जो है ये लोग आए हैं। काशी से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जोड़ यूनिवर्सिटी पे आज मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। किसी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और अब ये सुनवाई 13 अगस्त को होगी। 13 अगस्त के लिए देखिए उसमें जो है तो रिवार्ड समझ गया था और जो हमारे कंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में रिपोर्ट की, लेकिन कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक नहीं किया था कि रिपोर्ट इनकी फाइल्स पर आनी। मौलाना मोहम्मद अली जोड़ यूनिवर्सिटी के अंदर बने 40 ऐसे भवन जिसमें के 38 भवनों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा के बताते हुए उसको तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जोड़ यूनिवर्सिटी के प्रबंधक ने मुरादाबाद की कमिश्नरी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इसको तोड़े जाने आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज
मुरादाबाद की कमिश्नर कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की, बल्कि अब इस पर सुनवाई 13 अगस्त को होगी। रामपुर से मैं सैयद शनाव नकवी, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद जनपद की ठाकुरद्वारा और कांट तहसील के दर्जनों गांव आदमखोर तेंदुए के खौफ के साए में जीते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आदमखोर तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ठाकुरद्वारा तहसील की बलिया गांव से आज एक ऐसी राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में सुबह सवेरे एक आदमखोर तेंदुआ कैद हो गया। आदमखोर तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया का कहना था कि रामगंगा नदी से सटे गांव में आदमखोर तेंदुओं का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रामगंगा जी नदी के किनारे जो वन क्षेत्र है, उससे सटा हुआ गन्ने का क्षेत्र है, जिसमें तेंदुआ छिपा रहता है। इसी के क्रम में यहाँ कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें किसी की मृत्यु भी हुई, और उसी क्रम में हमने कुल 16 केज लगाए थे, पिंजरे लगाए थे, और वन विभाग प्रशासन दोनों के सहयोग से वहाँ पे निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पे गांव वालों को भी इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी जो गांव के व्यक्ति है वो खेत में जाएं तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों। आदमखोर तेंदुओं द्वारा बीते कुछ दिन पहले एक महिला पर हमला करके उसे अपना निवाला बनाया गया था। तो वहीं आदमखोर तेंदुए के रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम आदमखोर तेंदुए से ग्रस्त इलाकों में लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही कैंप करके रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इन इलाकों में लगभग 5 तेंदुओं का मूवमेंट बताया जा रहा है, जिसमें वन विभाग की टीम ने एक तेंदुआ और एक शावक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और 3 तेंदुए अभी भी वन विभाग की टीम की गिरफ्त से दूर हैं। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने इन इलाकों में 16 पिंजरे लगाए हैं। साथ ही गांव के बॉर्डर पर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि आदमखोर तेंदुआ गांव में मूव न कर सके। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि खेतों पर काम करते समय झुंड बनाकर जाएं। साथ ही रात के समय में अगर जाना हो तो लाइट की रोशनी लेकर जाएं, ताकि तेंदुआ इन लोगों पर हमला न कर सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 3 तेंदुए बताए जा रहे हैं, ये वन विभाग की गिरफ्त में कब आते हैं और लोगों को इस आदमखोर तेंदुए की दहशत से कब निजात मिलती है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कल शिवरात्रि है, लेकिन उससे पहले जो डाक कावड़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं आज ज्यादातर जो शिव भक्त कावड़िए हैं, डाक कावड़ वाले हैं, या यूं कहें आसपास वाले हैं। देखिए किस तरह से जो डाक लेकर जाई जाती है वो आप देखेंगे। जो भोले हैं वो हाथ में जो है वो जल लेकर आगे जाते हैं, फिर दूसरे भोले बाइक पर बैठ के आगे की तरफ रवाना होते हैं, और उसके बाद उन्हें आगे जाके रेस्ट देते हैं, और उसके बाद आगे डाक जाती है। कहाँ जा रही है डाक आपकी? हमारी भाई गौमुख से आ रही है, गौवाड़ी जाएगी बावल कालडावास गाँव में। आप देख सकते हैं अभी कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से 700 किलोमीटर है, गौमुख से हमारा गाँव। बिल्कुल, तो गौमुख से ला रहे हैं और 700 किलोमीटर ये पूरा इनका ग्रुप है, देख सकते हैं। और सभी लोग जो है जा रहे हैं यहाँ पर। कितने? एक गांव से 2 ग्रुप है, एक गौमुख की है, एक हरिद्वार। और जो डाक कावड़ है उसमें जो कावड़िए हैं वो रुकते नहीं है। एक बार जल हाथ में लिया और उसके बाद वो भागते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो दोनों है भोले, उनके हाथ में जल है, और इस तरह से ये जो डाक है ये डाक कावड़ लाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये नज़ारा है आज डाक कावड़ का। तेजी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पूरा ग्रुप निकलता है और आगे तेजी के साथ भागता हुआ रवाना होता है। तो ये देखेंगे जो डाक कावड़ लाते हुए जो भोले शिव भक्त हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, और बड़ा ग्रुप इनका रहता है। और ये नजारा आज डाक कावड़ का देखने को मिल रहा है, और डीजे की धुन आज भी है। देख सकते हैं रंग बिरंगी लाइटें जल चुकी हैं, क्योंकि जो डाक है वो बहुत तेजी के साथ रवाना हो रही है। तो आज का नज़ारा और भी अद्भुत है, क्योंकि ये जो डाक कावड़ की खासियत ये है कि एक बार जल उठाया और उसके बाद अपने गंतव्य पर ही जाकर ये रुकते हैं। इसमें बाकायदा दिन भी डिसाइड किए जाते हैं कि इतने दिनों में डाक जो उठाई है उसको पहुंचाना है अपने गंतव्य पर, जहां से वो लेकर चले हैं जल, और जहां पहुंचना है। भक्ति का जो माहौल है, जो डाक कावड़ का माहौल है, वो आज देखने को मिल रहा है।
क्योंकि ज़्यादातर अब डाक कावड़ ही हाईवे पर बची हैं। चाहे हम मेरठ रोड की बात कर लें या फिर हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कर लें या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, सभी पर आपको डाक कावड़ का जो काफिला है वो नजर आएगा। देखिए किस तरह से जो डाक कावड़ है वो चलती हुई दिखाई दे रही है और तूफानी डाक कावड़, कोई कुछ और नाम देता है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं डाक कावड़ 15वीं डाक कावड़ है। इसके अलावा ये पीछे जो पूरा काफिला इनका चलता है, पूरा ग्रुप चलता है। मोटरसाइकिल पर सब लोग चलते हैं। जैसे ही एक आदमी थकता है, यानी कोई शिव भक्त थकता है, तो दूसरा जो जल है वो अपने हाथ में लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये सीक्वेंस लगातार बनी रहती है और एक बार जल उठा लेते हैं, उसके बाद अपने गंतव्य पर जाकर ही जो कावड़ है उसको पूरी करते हैं, यानी इसी को डाक कावड़ कहते हैं, जो सीक्वेंस से लगातार चलती रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट जय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। हर तरह की कावड़ का रंग आपने इस कावड़ मेले में देखा होगा। स्केट्स कावड़, ये दो जो बच्चे हैं ये लेकर आए हैं हरिद्वार से। लगातार चलते हुए 72 घंटे स्केटिंग करने के बाद अब ये गाजियाबाद पहुंच गए हैं और दोनों ही बच्चों को आप देख सकते हैं स्केट पहने हुए। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जो पहना जाता है इक्विपमेंट्स वो भी उन्होंने पहन रखे हैं और हरिद्वार से जल उठाया और अब गाजियाबाद पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं, मतलब कब आपने जल उठाया था? हमने 7 तारीख को जल उठाया था। कितने घंटे में यहाँ आ गए? हम यहाँ 2 दिन में आ चुके हैं। 72 घंटे के अंदर आ गए। हाँ, हर साल आते हैं आप ये? हम भी अपना जोड़ा कंप्लीट करने के लिए इस साल आए थे। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा ये पूरा सफर, कैसा रहा? हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमको थोड़ी सी भी थकान नहीं हुई, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद था और भक्ति में ही शक्ति है। कितने घंटे में आप पहुंच गए यहाँ पर? हम यहाँ पे डेली कल हमने 110 किलोमीटर चलाए थे, तो ये हमारा सबसे बड़ा किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमने पिछली बार भी, ये हमारा दूसरी यात्रा है कावड़ की स्केट्स पे। यस, इससे पहले भी हमने हरिद्वार से ही करी थी, हरिद्वार से गाजियाबाद शास्त्री नगर तक। तो आपने सुना, दोनों बच्चों को 72 घंटे के अंदर हरिद्वार से चल लेकर स्केट से यहाँ पहुँच गए हैं गाजियाबाद। और देख सकते हैं दोनों बच्चों को रिकॉर्ड भी बनाया है, लगातार कंटिन्यूअसली कावड़ ये लाए हैं। दूसरी बार इनकी ये स्केट्स की कावड़ है और पूरा जो ग्रुप है वो आप देख सकते हैं। जब बच्चे आते हैं तो ये पूरा जो ग्रुप है इस तरह से रास्ता बनाते हुए इनको आगे की तरफ अग्रसर करता है। ऐसे में अब ये कल शिवरात्रि पर दुधेश्वर नाथ बाबा पर अपना जल अर्पित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।